4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। किस प्रकार से जो एनकाउंटर हुआ था बलरामपुर में, अब उसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुर एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। तो जौनपुर निवासी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, उसको लेकर अब एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुर एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज किया है। जौनपुर निवासी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद में अब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ये मामला जा चुका है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुर एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। जौनपुर निवासी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था। अब इस पूरे मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुल्तानपुर एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। जौनपुर निवासी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, जिसको लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आया है। सुल्तानपुर एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। जौनपुर निवासी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था। तो देखिए, जौनपुर निवासी आरोपी मंगेश यादव की पुलिस मुठभेड़ में मौत पर संदेह जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराया है तथा पुलिस विभाग के अतिरिक्त किसी उच्च स्तरीय जांच संस्था से जांच करने की मांग की है। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भारत ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े डकैती का आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। ये मुठभेड़ देहात कोतवाली क्षेत्र में हुआ है, जिसको लेकर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ये पूरा मामला जा चुका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुर एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। जौनपुर निवासी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, जिसको लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, अब सुल्तानपुर में जिस प्रकार से एनकाउंटर हुआ था उसमें अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी एंट्री हो चुकी है और ये पूरा केस जो है वो दर्ज कर लिया गया है। देखिए, बिल्कुल रोहित, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे थे और जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावार थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्विटर वार चल रहा था, अब बयानबाजियां चल रही थी और ऐसे में जिस तरह से अब जो है पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जो अब आयोग को जाहिर सी बात है मानवाधिकार को इस पूरे मामले पर जो है केस दर्ज कर लिया है। अब देखना ये होगा कि आखिर वो जांच किस तरह होगी, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से सुल्तानपुर में डकैती हुई थी 5 करोड़ जेवरात को लेकर, उसके बाद से जिस तरह से जो एसटीएफ ने कार्रवाई की, उसमें जिस तरह से उन्होंने मंगेश यादव को आरोपी बताकर जैसे गोली मार दिया। हालांकि उसके बाद से ही समाजवादी की क्योंकि एक जो दूसरा आरोपी था वो कहीं ना कहीं से दूसरे पक्ष का था, तो ऐसे में सवाल समाजवादी पार्टी ने उठाया है कि कहीं ना कहीं ये गोली कांड जो हो रहा है, जो एनकाउंटर हो रहा है, कहीं ना कहीं नाम देखकर हो रहा है। तो इसको लेकर लगातार वाद विवाद चल रहा था। हालांकि अब देखना ये होगा कि अब आयोग के पास गया है, अब आयोग उस पर जांच करके किस तरह का रिपोर्ट लगाती है। बिल्कुल राशिद, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर को लेकर अब ये पूरा अपडेट सामने आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने
केस दर्ज कर लिया है। जौनपुर निवासी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था सुल्तानपुर एनकाउंटर केस में। चूंकि अब बड़ा अपडेट सामने आया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की, जहां अपराजिता बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी खबर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव से जुड़ी हुई है। तीसरी खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन में महिला से फुटपाथ पर रेप करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। चौथी खबर पूरे देश में हो रही जोरदार बारिश को लेकर है, जहां निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। देखिए वो 4 बड़ी खबरें कौन सी है जिस पे आज हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। अपराजिता बिल पर लगातार घमासान मचा हुआ है। इसके साथ ही अपर्णा यादव को अखिलेश यादव का साथ मिला है। साथ ही बात करेंगे उज्जैन रेपकांड की, जहां पर अब जमकर राजनीति हो रही है। और साथ ही बात करेंगे पूरे देश में जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, उसको लेकर भी किस प्रकार से जलमग्न की स्थिति बनी हुई है राज्यों में। उन सब को लेकर आपको हम विस्तार से आज जानकारी देने वाले हैं। तो ये वो 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली खबर बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां अपराजिता बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने कहा है कि अपराजिता बिल ममता सरकार के कारण पेंडिंग में है। उसने बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी है। इसके बिना बिल मंजूरी नहीं दी जा सकती। राजभवन की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि ममता सरकार के इस रवैये से गवर्नर बोस नाराज हैं। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण बिल को लेकर ममता सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया। राज्य सरकार पहले भी ऐसा करती रही है। विधानसभा से पास हुई बिल को टेक्निकल रिपोर्ट राजभवन नहीं भेजी जाती है। इससे बिल जो है वो पेंडिंग हो जाते हैं, जिसका इल्जाम ममता सरकार राजभवन पर लगाती है। दरअसल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के बाद राज्य सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। ममता सरकार ने 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया था। गवर्नर ने अपराजिता बिल को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बिल का कॉपी बताया था। गवर्नर के मुताबिक इस तरह के बिल प्रेसिडेंट के पास पहले से ही पेंडिंग है। वहीं गवर्नर की सख्ती के बाद ममता सरकार ने उन पर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। तो आपको बता रहे हैं किस प्रकार से ये पूरा मामला जो है वो अभी अब राजनीतिक रूप लेता हुआ दिख रहा है। अपराजिता बिल को लेकर अब लगातार घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने कहा है कि अपराजिता बिल सरकार के कारण पेंडिंग में है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। अनंत जी, अब देखिए कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है इस बिल को लेकर वो राजनीतिक रूप लेता हुआ दिख रहा है। अब राज्यपाल ने भी साफ कर दिया है, चूंकि टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी, इस वजह से बिल को मंजूरी नहीं दी जा सकती। देखिए, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर रहे थे कि अभी ये बिल जो है विधानसभा में, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पास हुआ है। अभी इसने कानून की शक्ल ली नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहले राज्यपाल की मंजूरी चाहिए, फिर उसके बाद चाहिए आपको राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए, उसके बाद ये बिल जो है वो कानून की शक्ल लेगा। अब यही जो टेक्निकलिटीज हैं वो राज्यपाल जो है आनंद बोस ने बताई हैं। उन्होंने कहा है कि जो इसकी बिल की जो टेक्निकल रिपोर्ट जो होती है वो ममता सरकार ने भेजी नहीं है, और इसी वजह से बिल अभी तक आगे मंजूर नहीं किया गया है। अब ममता बनर्जी कहेंगी, जाहिर सी बात है कि वो आरोप लगाएंगी कि उनके बिल को राज्यपाल ने रोक दिया है ना, वो चाहते हैं कि वो बिल पास ना हो, ये वो। तो ये कि इस पर सियासत, अब जाहिर से बात इस पर सियासत होने वाली है। लेकिन जो टेक्निकल बात यही है कि जब आप कोई बिल अगर आप पास करने के लिए भेजते हैं आप राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल के पास एक टेक्निकल रिपोर्ट भी आपको भेजनी होती है, जो कि सरकार ने नहीं भेजी है। अब इसलिए विपक्ष जो है वो लगातार निशाना साध रहा है कि ममता बनर्जी जो है उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपनी इमेज बचाने के लिए जल्दबाजी में इस बिल को लाया है। लेकिन ये बिल कानून की शक्ल कब लेगा, इसका जवाब ममता बनर्जी या टीएमसी किसी भी नेता के पास नहीं था। और इस तरह के जो बिल हैं, बहुत सारे बिल हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं कुछ बिल का मैं जिक्र कर दूं, जैसे महिला जो बाल विधेयक बिल है, विश्वविद्यालय कानून बिल है, पशु मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय बिल है, निजी विश्वविद्यालय कानून है, कृषि विश्वविद्यालय कानून है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बिल है, आलिया विद्यालय बिल है, शहर और देश संशोधन बिल है, विश्वविद्यालय कानून संशोधन बिल है।
तो 9 जो बिल है वो तो पहले से ही राज्यपाल के पास पेंडिंग है। तो उसमें इसका रीजन ये है कि उसकी टेक्निकल जो रिपोर्ट होती है कि इसका क्या कुछ कैसे होगा, इसका कुछ सरकार ने राज्यपाल को बताया नहीं है और इसी की वजह से ये बिल फिलहाल अटका हुआ है। अब राज्यपाल के पास अटका है तो जाहिर सी बात है कि ये राष्ट्रपति तक पहुंचेगा नहीं और ऐसे में ममता बनर्जी फिर से आरोप लगाएंगी कि राज्यपाल और केंद्र सरकार नहीं चाहती कि उनका जो बिल है वो पेश हो सके। तो जो विपक्ष लगातार जो कह रहा था कि ये बिल, इस बिल को ममता बनर्जी ने जो विरोध हो रहा था पूरे देश में, पूरे पश्चिम बंगाल में, उसको रोकने के लिए जल्दबाजी में आनंद फानंद में 2 दिवसीय सत्र बुलाकर उसको जबरन पास किया है, लेकिन वो कानून की शक्ल अभी तक फिलहाल ले नहीं पाएगा और ये बात बिल्कुल सही है। जी आनंद जी, देखिए इस पूरे रेप मामले का जो जांच की जाएगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी और सवाल पुलिस पे भी उठ रहा है कि आधे पुलिस वाले जो हैं वो भ्रष्ट हैं, कुछ हैं जो राजनीतिक हैं और कुछ हैं जो आपराधिक हैं। तो इसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि किस प्रकार से पुलिस 21 दिन में जांच करेंगी और वो जांच जो है वो पूरे तरीके से पारदर्शी होगा और सत्य होगा। देखिए बात फिर वही है कि आप 21 दिन में कैसे आप जांच कर लेंगे और 21 दिन में कोई अगर आरोपी है तो उसे दोषी कैसे आप बना देंगे, जब तक 21 दिन का समय बहुत कम समय होता है। रेप या फिर इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें कई सारे जो एविडेंसेस हैं वो इकट्ठे करने पड़ते हैं, पूरी प्रोसीजर होती है। आप 21 दिन में कैसे कर लेंगे, आप सबसे पहला सवाल तो ये ममता बनर्जी ये बनता है। और रही बात फांसी न देने या न देने की, वो तो फिर अगर फांसी देंगी तो वो फिर मामला अटक जाएगा राष्ट्रपति के पास जाके। भाई इससे जो बिल है इसको चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अगर आरोपी है तो इसमें टेक्निकलिटीज बहुत सारी हैं, इसीलिए लगातार जो है इस पर सवाल उठ रहे हैं। और रही बात है जो इस मामले की अपडेट की, तो मैं बता दूं कि पुलिस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने ये टिप्पणी की है वहाँ के एक जज ने कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में उन्होंने ऐसी जो लापरवाही है, जिस तरह की लापरवाही इस केस में देखी है वो कभी उन्होंने देखी नहीं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहा है, सरकार पर सवाल उठ रहा है, इसीलिए सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया गया था। तो इसीलिए क्योंकि पुलिस पर सबूत मिटाने के आरोप थे और पीड़िता के जो पिता हैं उनका जो एक बयान कल आया था वो भी काफी सवाल खड़े करता है। पीड़िता के पिता ने कहा था कि पुलिस वालों ने उन्हें पैसे देने की कोशिश की, तमाम तरह की उन्हें धमकाने की भी कोशिश की। तो ये पूरा मामला जितना आसान दिखाई देता है उतना आसान है नहीं इसमें, और इस पर जो सियासत लगातार हो रही है वो बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने कहा है कि अपराजिता बिल ममता सरकार के कारण पेंडिंग में है। उसने बिल के साथ में टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी है, इसके बिना बिल को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। वहीं दूसरी खबर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव से जुड़ी हुई है, जहां योगी सरकार ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया था। ऐसा कहा जा रहा था कि वो इस पद से खुश नहीं है। अपर्णा यादव ने बीजेपी में अपनी बात को टॉप लेवल पर पहुंचाया है, साथ ही जल्द हल निकालने की बात बोली है, जिसके बाद वे दिल्ली जाकर शीर्ष नेतृत्व से मिल सकती हैं। बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव के लिए यह पद उनके कद के हिसाब से काफी छोटा है, संभवतः वह इसी से नाराज हैं। सूत्र बता रहे हैं कि शिवपाल यादव समेत सपा के 2 बड़े नेताओं ने अपर्णा यादव से संपर्क किया है। अभी हाल ही में अपर्णा ने शिवपाल यादव से मुलाकात भी की थी। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किसी भी नाराजगी से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। फिलहाल अपर्णा के अगले कदम पर बीजेपी और सपा की निगाहें हैं। अपर्णा ने भी खुलकर सार्वजनिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं बोला है। बता दें कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा की बबीता चौहान को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष और अपर्णा यादव और चारू चौधरी को उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। पूरे मामले में अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों ने 100 में से 100 जगहों पर अपने ही लोगों को बिठाया हुआ है। तो देखिए अभी इस पूरे मामले को लेकर किस प्रकार से राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा की बबीता चौहान को पहले राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष और अपर्णा यादव और चारू चौधरी को उपाध्यक्ष मनोनीत किया था, लेकिन अभी तक अपर्णा यादव ने पद को ग्रहण नहीं किया है, अपना पदभार नहीं संभाला है, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि 3 दिन से अधिक का समय हो गया, क्या वजह है जिस वजह से अपर्णा यादव ने पदभार नहीं संभाला है। वहीं खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि वो बीजेपी से नाराज हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए चैनल हेड अकील सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। अकील जी, क्या वाकई में अपर्णा यादव नाराज हैं? चूंकि
बताया ये जा रहा है कि राज्य महिला आयोग का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है, वो बनना अध्यक्ष चाहती थी। उनकी डिमांड जो है वो जायज है। निश्चित तौर पे जिस घराने से वो आती हैं वो डिजर्व करती हैं कि वो किसी आयोग की अध्यक्ष होना भी चाहिए, क्योंकि एक देखा जाए तो रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की वो बहू रही हैं। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में भी रहे हैं, बड़े देश के बड़े नेता रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उस घराने से आती हैं। अखिलेश यादव के छोटे भाई की वो बीबी है, पत्नी है। हालांकि कुछ मनमुटाव हुआ था 2017 के बाद, तो निश्चित तौर पर उस घराने से उन्होंने नाता तोड़ा था और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ली थी। तो ऐसे में माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी घराने से नाराज होके गई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सराखों पे बैठाएगी, बड़ा पद देगी, मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। ये तमाम चर्चा का विषय बराबर बना रहा है। अब उन्हें मौका नहीं मिल रहा, टिकट नहीं मिला, जिसको लेकर करने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। जबकि उन्होंने 3 दिन हो गए, आज भी उन्होंने आज उम्मीद थी कि अपर्णा यादव वो ग्रहण कर लेंगी, लेकिन वो कहीं नहीं गई। निश्चित तौर पे तो अब कहीं ना कहीं प्रयास लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी चल रही हैं और उनकी वैल्यू जो है वो गिराई गई है, जो लेवल है उसको गिराया गया है। उनका ऐसा मानना है, जिसको लेकर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे तमाम तर्क निकल के आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में जब चर्चा का विषय बना, सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हुई, अपने अपने लोग राय रख रहे हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव का जो बयान आया वो भी लाजमी था ना, कि कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह बोला कि बीजेपी के करनी और कथनी में कहीं ना कहीं फर्क है, वो फर्क अपर्णा यादव को लेकर तंज कसा कि देखिए वो अगर भारतीय जनता पार्टी में गई थी तो उन्हें पद नहीं दिया गया, कोई ऐसा लेबल नहीं दिया गया जिस पर उनको उम्मीद थी, इसको लेकर वो कहीं ना कहीं वापस वो भारतीय जनता पार्टी में गई थी, समाजवादी पार्टी छोड़ के। अब इसलिए वो गई थी कि कहीं ना अखिल जी, अपर्णा यादव का शिवपाल यादव से भी मुलाकात हुई थी उनकी, तो क्या उसके सियासी मायने निकाले जाने चाहिए या वो बस एक फैमिली मीटिंग थी? बिल्कुल निकाली जानी चाहिए। देखिए, फैमिली मीटिंग जब फैमिली में थी तब वो समाजवादी पार्टी में थी। निश्चित तौर पे जब कोई दूसरा पार्टी में दामन थामता है तो कहीं ना कहीं दरार परिवार में भी आता है, क्योंकि चुनाव के दौरान अपर्णा का जाना वो काफी घातक हुआ था। समाजवादी पार्टी के भी अखिलेश यादव भी काफी नाराज और आहत हुए थे, लेकिन वो चीजों को बयान नहीं कर रहे थे कि अगर परिवार के लोग टूटेंगे, निश्चित तौर पे घर अगर टूटता है तो फिर बाहर वाले साथ नहीं देते। यही वजह थी कि 2017 में जब शिवपाल यादव को बाहर करा दिखाना पड़ा था तो समाजवादी पार्टी चली गई थी। तमाम जो पुराने चली गए थे, तो ऐसा नहीं अपर्णा यादव नहीं है। अपर्णा यादव समाज सेविका रही हैं और वो कहीं ना कहीं उनका भी एक नेटवर्क है, एक उनका एक ग्रुप है और तमाम जगह उन्होंने संगठन में काम किया है। तो ऐसे में वोट बैंक भी जाता है, पार्टी के कार्यकर्ता भी जाते हैं, कुछ उस घराने से जुड़े थे जिसमें यादव तो सीधा काम करते थे। तो ऐसे में माना जाता था कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने उभारा, आगे बढ़ाया, चीजों में काम किए, कई जनसभाएं होंगी, कई काम ऐसे किए। तो ऐसे उम्मीद अपर्णा यादव को था कि हमें कुछ ऐसा पद मिलेगा, चाहे वो महिला आयोग का अध्यक्ष का पद मिला या मंत्रिमंडल में शामिल होने का उन्हें भरोसा दिलाया गया था। और इसकी वजह भी है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, माना जाता है कि वो एक पटीदार हैं, कहीं ना कहीं वो घराना पटीदार का था। तो ऐसे में माना जा रहा था कि अपर्णा बिष्ट यादव का जो गई हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से बात करके गई हैं, वो घराने से गई हैं, क्योंकि उसका फायदा मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो फायदा न संगठन में मिला और न सरकार में मिला। तो ऐसे में अब देखा जाए तो संगठन ने जो फैसला सरकार ने किया है कि उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया, तो वो उनको लेवल में समझ में नहीं आया कि हमारी वैल्यू को दी गई है। अब समाजवादी पार्टी में वापस आ सकती है, उपचुनाव है, अब उपचुनाव आती है तो ये माना भी जा रहा है कि अखिलेश यादव कहीं उसको तरजीह देंगे, बिल्कुल टिकट दे सकते हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कैंट से टिकट दिया था, हालांकि वो दूसरी नंबर पर रही, जीत नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी वो पार्टी छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। बहुत शुक्रिया अखिल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस पद से खुश नहीं है। अपर्णा यादव ने बीजेपी में अपनी बात को टॉप लेवल पर भी पहुंचाया है। अब देखना यह होगा कि वो पद संभालती है या फिर कोई और कदम उठाती है।